नई नवेली सोनम जब शादी करके ससुराल आई तो पति के सिवा घर में कोई दूसरा नहीं था। यूं तो कहने को बहुत ही भरा पूरा ससुराल था, जिसमें 5 बड़ी ननद, 5 बड़े जेठ, सबके पति पत्नी, बच्चे थे। पर सास ससुर के देहांत के बाद सारे भाई अलग ही रहने लगे थे और बहनों की भी शादी हो गई थी और सभी लोग अपने अपने ससुराल में आराम से रह रहे थे। केवल आदित्य ही घर में सबसे छोटा था, जिसकी वजह से उसकी शादी सबसे अंतिम में हुई। तभी तक सारे भाई बहन के अपने अपने परिवार बन चुके थे और बच्चे भी बड़े हो चुके थे। सोनम विदा होकर ससुराल आई और फिर आते ही उसने अपने घर को अच्छी तरह से संभाल लिया, क्योंकि बिना औरत का घर वैसे भी सूना ही था। अब उसके होने से घर में रौनक रहने लगी। आदित्य भी घर गृहस्थी की चिंता छोड़कर समय से दुकान जाने लगा। दोनों ने बहुत ही जल्दी अपनी गृहस्थी संभाल ली थी, क्योंकि घर में सोनम की सास ससुर तो थे नहीं। जो भी करना था सोनम और आदित्य को खुद ही अपने मन मुताबिक करना था, क्योंकि बाकी सारे भाइयों लोग अलग अलग अपने अपने परिवार में व्यस्त थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए अकेला होने के कारण अब जब भी कोई तीज त्योहार या पर्व होता तो सोनम आदित्य के साथ अपने मायके चली जाया करती थी। कोई रोक टोक तो था नहीं। जब मन होता वह मायके से आती और जब उसका मन होता वह अपने मायके चली जाया करती। जिंदगी यूं ही कटने लगी। अब तो धीरे धीरे जितने भी पर्व होते, सोनम अपने हिसाब से वह पर्व अपने मायके में आदित्य के साथ मनाने लगी। समय बीतने के साथ साथ अब सोनम 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी और उसके दोनों बच्चों के छठी का रस्म भी अपने मायके के हिसाब से ही पूरा किया। ना कभी किसी जेठानी से पूछा और ना ही किसी ननद से पूछना सही समझा। सोनम को जो मन में आता था वह वही करती थी और इन सब में आदित्य भी उसका पूरा साथ देता था। उसने भी कभी सोनम को यह नहीं कहा कि तुम एक बार भैया और भाभी से इन सब रस्म रिवाज के बारे में पूछ लो। वह पूरी तरह से सोनम के मन मुताबिक ही काम करता था और अब धीरे धीरे आदित्य अपने भाई बहन से ज्यादा अपने शाला शाली से लगाव रखने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों की जिंदगी बहुत ही आगे निकल चुकी थी। सोनम और आदित्य अपने आमदनी के हिसाब से ज्यादा खर्च करने लगे थे, जिस कारण कर्ज बढ़ने लगा और उन्हें अपने पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। उन्हें तो हर वीकेंड में मूवी जाना होता था और बच्चों को उनकी मासी के घर, जो कि सिनेमा हॉल के रास्ते में ही पड़ता, वहां पर छोड़ मूवी के लिए निकल जाते थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और बड़ी बेटी राधा ने धीरे धीरे पढ़ाई के साथ माँ का घर गृहस्थी में भी हाथ बटाना सीख लिया था। छोटा बेटा सोनू अपने घर की हालत देखकर 10वीं पास करते ही नौकरी की तलाश में जुट गया, क्योंकि सोनम आदित्य ने अपने शुरुआती दिनों में ही काफी खर्च कर डाले थे, जिससे उनके ऊपर काफी कर्ज भी चढ़ गया था। और अब तो बेटी की शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी। पर इस दहेज जमाने में कौन बिना पैसों की सांवली रंगत और साधारण सी रूप रेखा वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाता। घर बैठे सोनू की मेहनत रंग लाई और 12वीं के बाद भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी में जाते ही सोनू ने सबसे पहले अपनी नौकरी पर लोन लिया और फिर सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर अच्छा खासा दहेज देकर अपनी बहन राधा की शादी कर दी। धीरे धीरे समय कुछ और ही बीता। सोनू एक आज्ञाकारी बेटा था, जिनके माँ पापा ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता किए बिना अपनी जवानी ऐश में बिताई। सोनू अपने भविष्य को सोचे बिना ही पिता के सारे कर्ज धीरे धीरे करके चुकता कर दिया और फिर पिता की दुकान बंद करवाकर घर बैठा दिया। कहा कि अब उसकी नौकरी है तो उसे दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ सालों के बाद ही उसके बेटे सोनू के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। आखिर काफी देख सुन और जांच पड़ताल के बाद माही को बहू के रूप में पसंद किया गया। सोनम और आदित्य दोनों बहुत ही खुश थे कि उनके घर में बहू आने वाली है। बेटी का परिवार पहले ही बस चुका था। अब उनकी इच्छा यही थी कि सोनू भी सेटल हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बेटा सोनू ने शादी से पहले घर में काम लगा दिया, क्योंकि नई बहू के आने के बाद घर में इतना जगह नहीं होता कि सबको पर्सनल रूम मिल पाए। आदित्य के पिता का घर था, सारे भाइयों का बंटवारा हुआ था। जमीन तो काफी दूर तक फैली थी, पर मकान के नाम पर नीचे 2 कमरा और खुला हुआ आंगन और एक किचन था, जिसमें से नीचे के दोनों कमरे किराए पर लगे थे और आदित्य का पूरा परिवार ऊपर के 2 कमरे में ही रहता था। उसी घर को सोनू ने फिर से जोड़कर पूरे 2 फ्लैट बना दिया। नीचे भी नया फ्लैट, ऊपर भी पुराने दोनों कमरे के अलावा नया फ्लैट, जिसमें बहू माही को उस घर में आने के बाद रसोई का काम करने सीढ़ियों से नीचे जाने की आवश्यकता ना पड़े।
शादी की तैयारियां, घर बनाने का खर्चा, सब मिलाकर कुछ लोन और कर्ज और चढ़ गया सोनू पर। अपने बलबूते पर बहुत ही अच्छे से सारा काम करवाया था। जो कोई भी आता, घर देखता और शादी की तैयारियां देखता तो सोनू की वाहवाही करते ना थकता था। फिर सारी तैयारियां हो जाने के बाद, घर बन जाने के बाद सोनू और माही की शादी हो जाती है। अब माही शादी करके अपने ससुराल आ चुकी थी। माही और सोनू एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। माही बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शादी के समय उसके सामने शर्त थी, वह जॉब नहीं करेगी। तो उसने भी यह बात मान ली, क्योंकि सोनू को सरकारी नौकरी होने के कारण सरकार की तरफ से हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई थी और आगे भी मिलती। ऊपर से सोनू की तनख्वाह भी अच्छा खासा था। तो माही ने सोचा, तो उसे बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बाहर नौकरी के साथ साथ उसे घर में भी बहू होने का पूरा जिम्मेदारी निभाना था। तो दोनों मियाँ बीबी की राजी खुशी जीवन की गाड़ी अब बढ़ने लगी। घर में भी माही को एक खुला माहौल मिला। उसे न जल्दी सुबह उठने को बोला जाता था और ना ही उसे पर्दा करने को कहा गया था। हालांकि उसकी सास और ननद कभी कभी उसे बोला करते थे कि शादी के बाद उन दोनों ने कभी भी साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि यही पारंपरिक परिधान है। ननद राधा कहती, मैं तो शुरू से ही शहर में रही हूँ, लेकिन ससुराल जाने के बाद जब मेरी जेठानी वहां पर साड़ी पहनती थी, मैं भी साड़ी ही पहनने लगी। वैसे मेरे ससुर ने मुझे सलवार सूट पहनने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि दुपट्टा सर पर से नीचे नहीं गिरने देना। हर वक्त माही की सास और ननद उसे पारिवारिक परंपरा निभाने के लिए दबाव डालते रहती थी। वैसे तो माही भी हर काम में दक्ष नहीं थी, तो वह जैसा जानती थी और जो सास ननद उसे बताते थे उस हिसाब से सारा काम सीखने लगी। पर बातों ही बातों में माही अपनी शादी से पहले की लाइफ स्टाइल की चर्चा कर बैठती थी, जो उसकी ननद और सास को सुनना एक जरा भी अच्छा नहीं लगता था। अब माही की शादी को 3 महीने हो गए थे। माही के मायके में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि माही के सास ससुर भी माही के साथ गए थे। और फिर वहां पहुंचते ही माही के सास ससुर माही के माँ पापा दादा दादी सभी के सामने ही माही की शिकायत करने लगे। वो कहने लगे, आपके बेटी को हम वापस कर देंगे, क्योंकि उसमें संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। बहुत ही बदतमीज लड़की है, कहो कुछ और तो करती कुछ और है। माही के मायके वालों को बिल्कुल भी समझ में यह बात नहीं आई। अचानक से माही के सास ससुर यह क्या कहने लगे। आखिर इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। माही के ससुराल में उस दिन दिन भर का आयोजन था। सुबह तो माही के सास ससुर ठीके थे, लेकिन शाम होते वो दोनों माही की शिकायत को लेकर उसके मायके वालों को चार बातें सुनाने लगे। मायके वाले सिर्फ हैरत भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। खैर माही का पति समझदार था, तो उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया। और अब तो धीरे धीरे माही की सास सोनम को माही की हर बातों में बुराई नजर आने लगी। कभी अपने ससुराल की एक भी रस्म ना निभाने वाली सोनम अचानक ये कहते फिर रही थी कि हमारे यहाँ ऐसे रीति रिवाज है, सो इसलिए माही को भी यही सब फॉलो करना पड़ेगा। और अब तो माँ बेटी दोनों ही मिलकर फोन पर ना जाने कितनी देर तक बातें करते रहे, माही की शिकायत करते। और माही बेचारी अकेले कमरे में घुट घुट कर रहने को मजबूर हो गई। सोनू तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था। माही की ननद हर वक्त अपनी माँ सोनम को यही कहती थी कि भाभी को आपसे हर काम पूछ पूछ कर करना चाहिए। भाभी को समझना चाहिए कि शादी के बाद मायके के सारे रस्मों रिवाज खत्म हो जाते हैं। और अभी शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि माही पेट से हो गई। उसे अपने पति के साथ हनीमून पर जाने का बहुत ही मन था। बेचारी का अकेले में कुछ वक्त पति के साथ बिताने का सपना सपना ही रह गया। फिर शुरुआत दिनों की टेस्ट से पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी में थायराइड के लक्षण है। यह सुनते ही माही की सास माही के मायके वालों पर आरोप लगाने लगती है कि उन लोगों ने इस बीमारी को छुपाकर मेरे बेटे के साथ शादी करवाई और यह बहुत ही गलत बात है। माही चुपचाप से सब सुने जा रही थी। बार बार उसके ससुराल में उसके मायके वालों का अपमान हो रहा था और आज अब माही को एक जरा बर्दाश्त नहीं हुआ कि वह एक शब्द भी अपने मायके वालों के बारे में सुने। तो अब वह भी बात बात पर जवाब देने लगी, क्योंकि पानी सर पर से ऊपर उठ चुका था। बर्दाश्त करने की भी हद होती है। माही के जवाब दे देने के कारण अब घर में और भी ज्यादा किचकिच होने लगा। माही की तबीयत तो खराब थी ही, रोज घर में किसी न किसी बात को लेकर उल्हाना सुनने से अच्छा माही ने मायके जाने का मन बना लिया।
उसने फोन करके अपने मम्मी पापा को घर पर बुला लिया और फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ मायके चली आई। माही जो अपनी पढ़ाई लिखाई इस आस में छोड़ आई थी कि पति के पैसों पर ऐश करेगी, अपनी मर्जी का काम करेगी और मन मुताबिक पैसे खर्च करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से जब उसकी सास अपनी जवानी की किस्से उसे सुनाती कि किस तरह वह हमेशा सिल्क साड़ियां ही पहना करती थी और हर संडे बाहर घूमने के लिए जाती, मूवी देखती, बाहर का खाना खाती, जगह जगह पर घूमना फिरना और न जाने क्या क्या करते, यह सब सुनने के बाद माही तो मन महसूस कर रह जाती थी और सोचती थी कि काश उसका इतना कमाने वाला पति भी कभी एक बार उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाए, बिना किसी पर्व के उसे बोले चलो आज तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। पर उसे पता था कि उसका पति एक पति होने से पहले एक बेटा और एक भाई भी है, जिसने अपने माँ पापा बहन के लिए खुद को उम्र से ज्यादा बड़ा और जिम्मेदार बना लिया है। तो वह अब अपने शौक के सारे सपने छोड़ अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। उसकी प्रेगनेंसी के 7 महीने ससुराल में और पहला और 8वां महीना मायके में निकला। नए साल के सारे पकवान बनाने और मेहमानों की आवाभगत के बाद शाम में माही को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बगल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी बुआ सास थी। सब कुछ सही था, सुबह तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाने की उम्मीद थी, पर आधी रात को हालत बिगड़ने लगे तो इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी से उसने एक बेटे को जन्म दिया। सारा परिवार खुश था। माही की माँ बहन भी आ चुकी थी, पर ससुर आदित्य के मुंह से पहला शब्द यही निकला, आखिर ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ा, इतनी मोटी जो हो गई है। जबकि उनकी दुबली पतली कट काठी वाली बेटी को भी ऑपरेशन से ही बेटी हुई थी। 2 दिन बाद जब माही घर आई तो उसकी बहन निधि और परितोष ने उसे सरप्राइज देने के लिए घर डेकोरेशन का प्लान बनाया था। लेकिन घर पहुंचते ही यह सब जानने के बाद सोनम ने हंगामा चालू कर दिया। वो कहने लगी, हमारे यहाँ यह सब नहीं होता है, कोई सरप्राइज नहीं होगा। तभी माही बोल उठी, जिन्होंने अपने बच्चों तक के सारे रस्म अपने मायके के हिसाब से किया हो, वो क्या जानेंगे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इस बार तो सोनू को भी काफी दुखी था, क्योंकि पहली बार उसका बेटा घर आया था और आते ही यह तमाशा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर भी सोनू उल्टा माही को ही डांटने लगा और बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम वही करोगी जो मेरी माँ कहेगी। माही और सोनू में वैसे तो बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, दोनों में कभी भी किसी बात को लेकर लड़ाई नहीं होती थी, परंतु आज पारिवारिक कलह की वजह से उन दोनों के बीच में भी रिश्तों की दुनिया पैदा होने लगी। और पति के ऊपर चढ़े कर्ज की वजह से माही अपने और अपने बच्चे की जरूरतें ही पूरी करते रह जाती है। शौक क्या होता है, यह तो उस जैसे शौकीन लड़की के जहां में भी नहीं रहा। अब और इसी बात का गम पारिवारिक लड़ाई झगड़े में उसकी जुबान से निकल पड़ता था तो पति के अहम पर चोट लगती थी, ससुर की शान पर चोट लगती थी। और सास तो सास ही होती है, जिसने खुद कभी सास नहीं देखी वह क्या जाने कि सास का दर्द देना क्या होता है। वह तो एक बेहिसाब बहू पर दबाव करती है। खैर, अपने 3 साल की शादी में माही ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने का, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। कल को जब उसकी बहू आए तो अपने पति के साथ हर शौक पूरा करे जो वह न कर सके, जिसके सपने माही ने देखे थे। पर जिम्मेदारियां में बंधे सोनू को कभी लगा ही नहीं कि जरूरत से ऊपर भी एक लड़की के सपने होते हैं। अब माही सिर्फ एक ही सपना देख रही है, आत्मनिर्भर बनने का। इसके बाद अपने हजारों सपने वह खुद पूरा करेगी और अपने बहू को यह बोलने का मौका कभी नहीं देगी कि सास तो आखिर सास ही होती है। आजकल के समय में यह बात बिल्कुल सच है कि चाहे आपके अपने कितना भी कमा ले और आपको दे भी, लेकिन खुद के कमाए हुए पैसों में जो बात होती है वह अलग ही होती है। अगर आप खुद 10 रुपये भी कमा रहे हैं तो आप उसका मालिक हैं और आप उस पर बेहिचक अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।